Hi dear friends, my name is Nitin Agnihotri. I welcome you all again to Study Close. And last time as we discussed Indian Penal Code completely, जो भी जो state judicial services, different state judicial services, prosecution, policing, सेंटर और स्टेट प्रोसिक्यूशन के जो भी आते हैं ना, तो उसमें और LLM, नेट, JRF, PhD जो भी एंट्रेंसेस में इंपॉर्टेंट सेक्शंस आते हैं इंडियन पीनल कोड के, हमने एग्जॉस्टिवली डील किए थे। तो आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए डील करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट को, द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्राफ्ट एवर मेड। तो इसको हम डिकोड करेंगे कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन, जैसे मैंने आपको आईपीसी में बताए थे 70 to 80 इंपॉर्टेंट सेक्शंस आउट ऑफ 511 जो आपको रीड करने हैं, और मेंस के और प्रीलिम्स के हिसाब से, इंटरव्यू के हिसाब से अलग अलग बताए थे आपको। आप जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है आप जाके देख सकते हैं, जिससे आपको इजी होगा आईपीसी पढ़ना। बिकॉज कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर पूरा वेयर एक्ट पढ़ना होता है क्या, तो उतना पूरा नहीं पढ़ना होता है, मतलब पढ़ लो, एक रीडिंग ले लो, बट लर्न कितना करना होता है जो इंपॉर्टेंट है किसी एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के लिए, है ना। तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस, तभी आप क्रैक कर पाएंगे, तभी आप एक एज ले पाएंगे, है ना। बिकॉज आप इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ेंगे तो फिर आपका स्कोर कम होगा। तो उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए जो मैंने आपको कहे थे 20 टॉप जो बेयर एक्ट्स हैं, जो भी किसी भी LLM, नेट, JRF या फिर PhD एंट्रेंस या फिर जुडिशल सर्विसेज UPSC एंट्रेंस ऑप्शनल, या फिर जो भी लीगल अलाइड UPSC या स्टेट जुडिशल सर्विसेज के प्रोसिक्यूशन, पुलिसिंग, जितने भी एग्जाम्स हैं जिनमें ये इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट्स होते हैं, वो मैं आपको सब बता रहा हूँ। तो उसी सीरीज में सेकंड बेयर एक्ट है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इंडियन एविडेंस एक्ट, इट वाज विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड डिकोड इट, के इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस लॉज एंड द इंपॉर्टेंट सेक्शंस विल कवर। देयर आर ओनली अराउंड 167 सेक्शंस इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. It is divided into 167 sections which are contained within 11 chapters. ठीक है dear friends, it was drafted by Sir James Stephen. सो 1 सितंबर 1872 को ये इन्फोर्स हुआ था, इसके साथ ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी इन्फोर्स हुआ था। तो तब से ये चला आ रहा है ऑलमोस्ट 150 ईयर्स, और अभी तक वो वर्केबल है। तो सोच लो कितना इम्पॉर्टेंट ड्राफ्ट है ना। 167 सेक्शंस में उन्होंने कंप्लीटली जो हमारा जुडिशियल सिस्टम रन करता है, सबूत एविडेंस, है ना, तो यही है वो। तो इतना इम्पॉर्टेंट है। इन 167 सेक्शंस में ही हमारा पूरा जुडिशियल सेटअप या फिर जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अदर देन जुडिशियल सेटअप्स भी, जो कोर्ट मार्शल्स भी होते हैं अदर देन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब पे अप्लाई होता है। इट कवर्स एवरीथिंग। जो गवाह, सबूत और एविडेंस की बात होती है, इन सारे इसमें डील किए गए हैं ना। तो हम इसको देखते हैं बहुत अच्छे से। अब 1 सितंबर 1872 को इन्फोर्स हुआ था बाय सर जेम्स स्टीफन। उन्होंने ड्राफ्ट किया था। इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं MCQ प्रीलिम्स में, तो ध्यान रखिए। मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के पर्पज से, तो ऐसे जो इन पे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान से सुनिए ये सब। और 5 अगस्त 2019 के बाद ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी अब लागू होगा, क्योंकि वो अब हमारा पार्ट एंड पार्सल है फुली, है ना। तो टोटल 11 चैप्टर्स हैं और 167 सेक्शंस हैं। तो वो कैसे डिवाइड किए गए हैं, जो हमारा चैप्टर 1 है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है टोटल इंडियन एविडेंस एक्ट को। और पार्ट 1 में जो चैप्टर है 1 and 2, पार्ट 2 में चैप्टर है 3, 4, 5, और पार्ट 3 में बचे हुए 7 to 11 चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर 1 में हमारे पास सेक्शंस हैं, ये देखिए आप, सेक्शन है हमारे पास अप टू दिस 7 कितना आ गया हमारे पास, चैप्टर 1 में 4 तक आ गए, ठीक है। मतलब प्रिलिमिनरी एक इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद चैप्टर 2 में आ गया हमारे पास 5 to 1 में हो गया 1 to 4 जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, टाइटल, कमेंसमेंट, डेफिनेशन और ये सब क्लॉज में सेल्फ प्रिजम्पशन है, वो हम बात करेंगे अभी। पहले एक बार इसको फुली डिकोड कर लें, उसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब एक बार हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी 20 बेयर एक्ट्स की, है ना। तो ये दिस इज द सेकंड बेयर एक्ट आफ्टर इंडियन पीनल कोड। आपने वो नहीं देखा है तो पीछे जाके लेक्चर देख लीजिए एक बार, आपके लिए ईजी होगा। उसके बाद चैप्टर 2 आ जाता है हमारा सेक्शन 5 to 55, जो लॉन्गेस्ट चैप्टर है इसका। उसमें टोटल 51 सेक्शंस हैं, है ना। और ये फिर उसके बाद आ जाता है हमारा चैप्टर 3। अब इसको भी हम डिकोड करेंगे फर्दर। चैप्टर 2 काफ़ी बड़ा है, तो उसको मैं 7 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है आपके लिए, उसको मैं बताऊंगा। चैप्टर 3 जो सेकंड पार्ट हमारा शुरू हो जाता है पार्ट 2 में, चैप्टर 3
इसमें 56 to 58, चैप्टर 4 59 60 सेक्शन हैं, 2 ही सेक्शन है। चैप्टर 5 हो गया, इसमें है 61 से लेके 90A तक। चैप्टर 6 हो गया 91 to 100। फिर पार्ट 3 शुरू हो जाता है हमारा, है ना। पार्ट 3 में 100 चैप्टर 7 आ जाता है। पहला चैप्टर 7 में 101 से लेके 114A तक। और फिर चैप्टर 8 आ जाता है स्टॉपल, 115 से लेके 117। फिर चैप्टर 9 विटनेसेस आ जाता है, 118 से लेके 134। फिर चैप्टर 10 आ जाता है 135 to 166। फिर चैप्टर 11 जिसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 167। ठीक है, तो ये तो इसका डिवीज़न हो गया एक्ट का, हमने इसको ब्रेक कर लिया। और अब हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं और लैंडमार्क केस लॉज हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जो आपको पढ़ने हैं मेंस, प्री और इंटरव्यू के लिए। बाकी आप एक रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन 20 से 25 ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, उसको हम डिकोड करेंगे अभी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस और ये सब हो गए। अब इसमें ये अप्लाई कहाँ कहाँ होता है। दिस इज अ लेक्स 4I। लेक्स 4I मीन्स दिस इज applicable to court proceedings or judicial proceedings. This is the law of forum. Forum means कोर्ट यहाँ पे बोला है फोरम, तो ये कोर्ट पे ही अप्लाई होगा, कोर्ट और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स फॉर द पर्पस ऑफ, इसमें हम जो काउंट करेंगे, मैंने आपको जैसे आईपीसी में बताया था 228 सेक्शन 228 में जाइए अब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, वहाँ पे एविडेंस एक्ट जो भी जो वर्ड यूज किया जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, वो कोर्ट या मजिस्ट्रेट या जज के सामने होगी। बाकी दूसरे जो ऑफिसर्स हैं उनके सामने भी हो सकती है, जैसे कि जो यूपीएससी ऑफिसर्स हैं या फिर जैसे आईएएस आईपीएस वगैरह हैं, उनके सामने भी अगर वो एज एन जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब उसको काउंट करेंगे, और वो 228 में पनिशमेंट भी दी जा सकती है, वहाँ पे एविडेंस एप्लीकेबल होगा। और कोर्ट मार्शल्स में एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट जो कोर्ट मार्शल्स होंगे आर्मी एक्ट, नेवी डिसिप्लिनरी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट। ये 3 जो कोर्ट मार्शल्स है, इनके अलावा जैसे कि बाकी जो अप्लाई होते हैं कोर्ट मार्शल, इन 3 एक्ट के अलावा अगर कोई कोर्ट मार्शल है तो उस पर अप्लाई होगा। एफिडेविट पे नहीं होगा, एफिडेविट इज एन एक्सेप्शन। अगर हम एफिडेविट दे रहे हैं तो हम एविडेंस नहीं देंगे, बिकॉज एफिडेविट हम दे रहे हैं कि डिक्लेरेशन की, ये मान के चल रहे हैं कि ये चीज़ ट्रू है, तो डेट्स एन अल्टरनेटिव, है ना। एफिडेविट जो ओथ दे रहे हैं। और ये जुडिशियल प्रोसीडिंग फॉर द पर्पस 193 इंडियन पीनल कोड एंड 228 इंडियन पीनल कोड, ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट रखिए, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में हमेशा अप्लाई होते हैं, है ना। उसके बाद फिर आप आ जाइए नॉट टू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हम स्मूदन करने के लिए दे रहे हैं प्रोसेस को, कि जल्दी से हो जाए विदाउट एविडेंस, नेचुरल जस्टिस वगैरह पे वो चलता है आर्बिट्रेशन मीडिएशन, है ना। इसमें नहीं लगेगा ये, बिकॉज लॉ ऑफ द फोरम है, लेक्स 4I, सिर्फ कोर्ट और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे लगेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम डायरेक्टली सेक्शंस पे आते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि ये ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, उनके सामने अप्लाई होगा। ये सेक्शन 3 में दिया हुआ है। ए मैन हर्ड और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट की डेफिनेशन आप देख लीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रेपुटेशन इज अ फैक्ट, कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन देख लीजिए, वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ, फोटोग्राफ आर डॉक्यूमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। आप उसका इंडियन पीनल कोड में भी जाके देख लीजिए, सेक्शन 28 में, 29 में, है ना, और 29A जो भी डेफिनेशंस हैं। और उसके बाद ए फैक्ट इज सेड नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन इट इज नेदर प्रूव्ड नॉट डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड की डेफिनेशन देख लीजिए। उसके बाद दिस इज अ एविडेंस एक्ट इज द लेक्स 4I मतलब फोरम का लॉ है, कोर्ट का लॉ है, कोर्ट में ही एप्लीकेबल होगा ये, बाकी जगह आउट ऑफ द कोर्ट नहीं चलेगा, एविडेंस नहीं चलेगा, क्योंकि एफिडेविट दे देते हैं ना उसके लिए, जो भी डिपोनेंट्स समझता है कि ये ट्रू है अप टू इट्स बेस्ट ऑफ द नॉलेज, तो डेट वर्क्स एज एन अल्टरनेटिव। उसके बाद एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस एंड एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, ये सब आ जाएगा फैक्ट में। तो फैक्ट फिजिकल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं ना। तो मेंस रिया और जो इस टाइप के मतलब चीज़ें हैं जो मेंटली किसी के फिजिकली हम देख सकते हैं, किसी का माइंडसेट है, वो फैक्ट होंगे। और एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जॉस्टिवली कवर किया, मीन्स एंड इंक्लूड्स ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। आईटी एक्ट 2000 जो इनेक्ट हुआ था इलेक्ट्रॉनिक के लिए, है ना, उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं इंडियन पीनल कोड और एविडेंस एक्ट में भी, उसके आफ्टर इट्स इनेक्टमेंट तो कई सारे सेक्शंस ऐड किए हुए हैं।
सेक्शन 6 जो आ जाता है रेस जस्टे हमारा, और फिर सेक्शन 7, 8, 9 ये सब हम डील करेंगे, और सेक्शन 14 ये सब कितने इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो अब हम शुरू करते हैं पूरा सेक्शन नंबर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सेक्शन 3 आप डेफिनेशन देख लीजिए सारी, उसमें मैं बताता हूँ कोर्ट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, फैक्ट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट, फैक्ट इन इशू, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, प्रूफ, डिसप्रूव, नॉट प्रूफ, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी आप ऐसे छोड़ सकते हो, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। मे प्रूफ, सेल्फ प्रूफ और कंक्लूसिव प्रूफ, ये सेक्शन 4 में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें से जो सेक्शंस जैसे कि फैक्ट्स इंडिकेटेड अंडर सेक्शन 86, 87, 88, 88A, 90, 90A, 107, 108, 113 एंड 114, इसमें मे प्रिजम्पशन लगेगा, ठीक है। मे प्रिजम्पशन, सेल्फ प्रिजम्पशन और कंक्लूसिव प्रूफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज मे प्रिजम्पशन में क्या होता है कि कोर्ट फर्दर एविडेंस मांगेगा कि भाई इसको फर्दर प्रूव करो, है ना, ये चीज़ तुम जो बोल रहे हो, अफर्म कर रहे हो या असर्ट कर रहे हो, उसको फर्दर प्रूव करो। सेल्फ प्रिजम्पशन में कोर्ट बोल सकता है कि हाँ ठीक है, हमने उसको अगर बात लग रही है वो कि हाँ ये एविडेंस ठीक है या फिर ये स्टेटमेंट, तो फर्दर नहीं मांगेगा एविडेंस, उसकी मर्जी है, और फर्दर मांग भी सकता है, नहीं भी मांग सकता है, इट्स चॉइस ऑफ कोर्ट, बट मे प्रिजम्पशन में वो मांगेगा ही, ठीक है, फर्दर कोरोबोरेशन के लिए। और फिर जैसे कि सेल्फ प्रिजम्पशन के एग्जांपल है सेक्शन 79 to 85, 85A, 85B, 85C, 89, 105, 113B, 114A। कंक्लूसिव प्रूफ के सिर्फ 3 ही सेक्शन है, 41, 112 एंड 113, ठीक है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कंक्लूसिव प्रूफ के लिए। तो अब आ जाते हैं सेक्शन 5, ठीक है, रेलिवेंट ऐसे ही पढ़ लेना। सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट है, रेस जस्टे, सेम ट्रांजेक्शन में जो भी चीज़ें हुई है वो इंपॉर्टेंट है ना, कहीं क्राइम हुआ है जो लोगों ने आसपास देखा है या फिर जो भी चीज़ें एक साथ हुई हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सेक्शन 6। ये सब हम बाद में डील करेंगे जब हम एग्जॉस्टिवली कॉन्सेप्ट पे आएंगे, अभी मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं प्री मेंस और इंटरव्यू के पर्पज से। तो सेक्शन 7 इंपॉर्टेंट है, ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फॉल्स ऑफ फैक्ट इन इशू, मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, जजमेंट राइटिंग वगैरह में भी आ जाता है। दिल्ली जुडिशियल, हरियाणा जुडिशियल एप्लीकेबल, मतलब इन अप्लाइड जो पेपर आता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी में प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 9 जो फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स, तो इसमें टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आ जाती है जो अक्यूज की शनाख्त करनी है ना। जैसे कई सारे लोगों को खड़ा करके वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अक्यूज को कई सारे एक ही जैसे दिखने वालों को खड़ा कर देते हैं या फोटो लगा देते हैं, फिर वो बोलते हैं विक्टिम से पहचानो कौन है इनमें से, है ना। तो जिससे कि मतलब एक ऐसा हो कि किसी शरीफ इंसान को भी नहीं फंसाया गया है ना। अगर उसको सच में पता है किसने क्राइम किया तो वो टू द पॉइंट उसको आइडेंटिफाई कर पाए। एक जैसे लगने वाले फिजिकल वैसे मतलब एक जैसे दिखने वाले बंदे या लड़की या लड़का जो भी है, मेल फीमेल, वैसे ही खड़े करके उनसे फिर आइडेंटिफिकेशन कराएंगे 10-15 खड़े करके, जिससे कि किसी वो बेगुनाह को मतलब कोई झूठा इंजाम लगा रहा है तो वो भी पता चल जाएगा, है ना। वो गलत बंदे को आइडेंटिफाई करेगा क्योंकि सबको पता है कि इसने किया है एक्सेप्ट द विक्टिम। अगर उसने रात में देखा था क्राइम करते हुए या फिर वो ऐसा था कि हाँ उसको कोई दिक्कत थी देखने में आई साइड की और वो झूठा किसी पे एलिगेशन लगा रहा है तो वो सब आइडेंटिफाई हो जाएगा। सेक्शन 9 में आता है वो सब, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड बोलते हैं उसको। सेक्शन 291A ऑफ द CRPC और 54A ऑफ द CRPC, वहाँ ये एडमिसिबल है, उसको कंडक्ट कराते हैं 54A में, और 291A ऑफ द CRPC में एडमिसिबल है, रेलिवेंट है सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, इसको ध्यान रखिए। उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन 10। अभी आ जाता है कि थिंग्स डन और सेड बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। अब कॉन्स्पिरेसी की बात आ जाती है, तो कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 120B इंडियन एविडेंस एक्ट, मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, है ना। तो उससे रिलेट करेंगे, उसके साथ इसको रीड करेंगे। यहाँ पे रेलिवेंट हो जाती है कॉन्स्पिरेसी, जो भी उसने किए क्राइम वगैरह, कॉन्स्पिरेसी या जो भी उन्होंने एग्रीमेंट किया है ऑफेंस करने के लिए। सेक्शन 40 इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पिनल कोड, ऑफेंस डिफाइंड है ना, ऑफेंस करने का एग्रीमेंट, कॉन्स्पिरेसी 120B 120A में डिफाइंड है ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो 120 हो जाएगा, ये सेक्शन 10 में रेलिवेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट के, कॉन्स्पिरेसी जो 120B ऑफ द इंडियन पिनल कोड में डिफाइंड है। सेक्शन 11 अब हो जाता है कि प्ली ऑफ एलिबी। अब एक बोलता है बंदा कि मैंने तो क्राइम जब हुआ था तो मैं यहाँ था ही नहीं, मैं तो दिल्ली में नहीं था, मैंने तो कलकत्ता में था, है ना। तो वो अपना वो दिखाने, डिफेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, प्ली ऑफ एलिबी बोलते हैं इसको,
प्ली ऑफ एलिबाई और एलिवी कि वो मैं तो वहाँ था ही नहीं, मैंने तो वो किया ही नहीं है काम, आप कैसे एक्यूजेशन लगा रहे हो, है ना। तो वो इस सेक्शन से रेलिवेंसी आती है उसकी। तो रेलिवेंट है अप टू 55। उसके बाद एडमिसिबिलिटी होती है CRPC या फिर इसमें सब्सटेंशियल जो हम लेते हैं ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ वही इसमें रेलिवेंसी है कि वो कैसे रेलिवेंट है, क्योंकि कोर्ट सिर्फ रेलिवेंस और लॉजिकल चीज़ें पूछ सकता है, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट उसी पे हो सकती है, रेलिवेंट नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो सेक्शन फिर उसके बाद 11 ये 6 to 11 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और 9, 7, 8 और 10, 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेक्शन 14 इंपॉर्टेंट है। मेंसरिया कैसे प्रूव करेंगे, 3 डिग्री ऑफ मेंसरिया होती है, इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव। तो इंटेंशन सबसे स्ट्रांग होती है, नॉलेज प्लस डिजायर। अगर क्राइम करने का नॉलेज था और डिजायर उसको कि हाँ ये है और डिजायर था, मतलब मोस्ट स्ट्रांग मेंसरिया करना ही था, इसी बंदे के अगेंस्ट क्राइम करना था, है ना, इसी को हर्ट करना था या इसको चोट पहुंचानी थी या इसका ही मर्डर जो भी कुछ करना था। और फिर नॉलेज थी कि हाँ मतलब अगर ओवर स्पीडिंग गाड़ी चला रहे हैं कि किसी ना किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाएगा, डेथ हो जाएगी किसी की, कुछ गलत हो सकता है, तो वो नॉलेज थी कि हाँ ये गलत कर रहा है, मतलब किसी पर्टिकुलर के अगेंस्ट नहीं था, बट नॉलेज थी कि हाँ ये गलत कर रहा है बंदा जो कर रहा था या कर रही थी जो भी है। ही इज इक्वल टू सी एज आई टोल्ड यू इन इंडियन पीनल कोड, है ना, सेक्शन 8 देखेंगे आप तो। और उसके बाद फिर आ जाता है रीजन टू बिलीव, सेक्शन 26 इंडियन पीनल कोड। इधर लोएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया है। मेंसरिया मतलब किसी का इच्छा कि उसको गलत इच्छा से जो क्राइम करने की, है ना, उसकी जो गलत एक इच्छा थी, तो उसको मेंसरिया लेते हैं 3 डिग्री में। सबसे फर्स्ट डिग्री इंटेंशन, सेकंड डिग्री नॉलेज, इंटेंशन इज इक्वल टू नॉलेज प्लस डिजायर का सबसे स्ट्रॉन्ग मेंसरिया कि इसी के अगेंस्ट क्राइम करना है। दूसरा हो जाता है नॉलेज, तीसरा हो जाता है रीजन टू बिलीव, सबसे लोएस्ट डिग्री, ठीक है। तो अब आ जाते हैं सेक्शन 15 इंपॉर्टेंट है कि एक्सीडेंटल था और इंटेंशनल था, ये कैसे पता करेंगे। कोई मतलब किसी ने कोई काम किया है तो वो गलती से हो गया या फिर उसने जानबूझकर किया है ना, वो रोज ही करता था ऐसा, सबके अगेंस्ट ही करता था, तो उससे ये सेक्शन 15 के हेल्प से हम पता लगाएंगे। और सेक्शन 14 में सारी बॉडी, माइंड ऑफ बॉडी, एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग, ये दिए हुए हैं, कई सारे मेंसरिया दिए हुए हैं, तो इसको आप अच्छे से रीड करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर सेक्शन 17 एडमिशन डिफाइंड, एडमिशन क्या होता है ना, एडमिशन बाय अ पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर और पर्सन whom इंटरेस्ट डिराइव्ड, जिसका इंटरेस्ट के लिए एडमिट कर रहे हैं, कोई चीज़ एडमिट कर रहे हैं मतलब स्वीकार कर रहे हैं ना, तो एडमिशन वाली बात है। उसके बाद फिर प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग दैम, ये सेक्शन 21 कई बार आ जाता है इंपॉर्टेंट। वैसे एडमिशन करेंगे तो अपने अगेंस्ट ही करते हैं, लेकिन अपने फेवर में कब कर रहे हैं, अपने फेवर में कब एविडेंस एडमिशन एडमिट किया है कोई चीज़ तो क्या अपने फेवर में जाएगी। इसमें 3 एक्सेप्शन दिए हैं सेक्शन 21 में, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस पर क्वेश्चन बनता है, तो इसको अच्छे से पढ़िए, है ना। बाकी जनरली एडमिट करेगा तो कोई अपने अगेंस्ट ही करेगा, है ना, अपने फेवर में अलाउड नहीं है, एक्सेप्टेबल ही नहीं है, बस इसमें 3 सिचुएशंस दी हुई हैं, तो उसको आप रीड कर दिए, वो 3 एक्सेप्शंस हैं। उसके बाद सेक्शन 24 कन्फेशन, कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट और थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, तो कन्फेशन हो गया है ना, ठीक है। एक्स्ट्रा जुडिशियल और जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब किसी को भी दे दिया बाहर, किसी को भी कुछ भी बता दिया कि हाँ ये क्राइम किया था। कन्फेशन मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ द गिल्ट। इसका इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है पकला नारायण स्वामी, प्राइवेट काउंसिल ने डिसाइड किया था 1939 में, और पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की एक्सकल्पेटरी और इनकल्पेटरी। तो कन्फेशन मतलब फुली एक्सेप्ट करना चाहिए, कोर्ट फुली एक्सेप्ट करेगा। अगर किसी में एक्सकल्पेटरी मतलब उसमें अपने बचाव के पक्ष में भी कुछ बातें आ रही हैं, कुछ अपने सिर्फ उसको फंसाने के लिए मतलब वो फंस रहा है उसमें भी आ रही है, तो ये नहीं होगा कि वो इंपॉर्टेंट पार्ट कोर्ट रख ले और उसको सजा दे दे, ऐसा नहीं होगा। पूरी कन्फेशन, पूरी की पूरी कन्फेशन एक्सेप्ट करी जाएगी, नॉट इन ब्रेकअप्स कि टुकड़े टुकड़े में तोड़ तोड़ के नहीं, सिर्फ किसी को सजा मिल जाए उससे या कोई बच जाए, ऐसा नहीं, पूरी की पूरी स्टेटमेंट। ये बोला था पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। और पकला नारायण स्वामी ये वाला केस जो है इसका ये बहुत ही लैंडमार्क केस है, इस पर आप देखेंगे कन्फेशन की एक्सेप्टेंस के बारे में बात करी गई है ना, तो इसको रीड कर लीजिए, मतलब ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये इन पे क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी बाद में इनको हम डिटेल में देखेंगे, बट अभी मैं आपको जल्दी जल्दी ये बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। सेक्शन 27 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें केस है लैंडमार्क अग्नू नगेसिया
है ना, देवमन उपाध्याय केस है। उसके बाद फिर ये आ जाता है पुलकुरी कोटैया वर्सेस एम्परर का केस है। मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है। ये और इसमें मतलब पुलिस को अगर कोई स्टेटमेंट दी है, किसी ने क्राइम किया और उसने बोला है कि मैंने वो क्राइम करके मतलब किसी को ग्रीवियस हर्ट करके या ऐसा कल्पेबल होमिसाइड करके वो नाइफ वहाँ पे छुपाया है, तो अब वो जितनी स्टेटमेंट डिस्कवर्ड हुई है सिर्फ उतनी वैल्यू होगी। ये नहीं कि उसको हम अपराधी मान लेंगे या मर्डरर मान लेंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ इतनी वैल्यू होगी कि हाँ इसको इतना पता है कि ये नाइफ यहाँ पे था, तो उसको पुलिस को दी गई स्टेटमेंट में इतनी वैल्यू नहीं है और पुलिस को दी गई कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं है सेक्शन 25 में। और इन पुलिस कस्टडी दी गई है तो भी वैल्यू नहीं है, एक्सेप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। पुलिस को दी गई कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं है। आप पुलिस को जाके बोले मैंने क्राइम किया है या मैंने इसको मर्डर कर दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। डेट्स नॉट एक्सेप्टेबल इन कोर्ट, आपको सजा नहीं होगी, है ना। तो आपको लॉयर वो बचा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेक्शन 27 इंपॉर्टेंट हो गया, और सेक्शन 27 के लिए देवमन उपाध्याय वर्सेस ये कातिकालू ओगड़, ये दो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, ये आ जाते हैं इसमें। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देवमन उपाध्याय और कातिकालू ओगड़ में इसको एक्सेप्ट किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है ना, क्योंकि सेक्शन 20 आर्टिकल 20 क्लॉज 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंने आपको पहले बताया था, तो यहाँ हिट करता है, ऐसा चैलेंज हुआ था, बट ये हिट नहीं करता है क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं हम इतना है, हम उसको क्रिमिनल नहीं मान रहे हैं, हम सिर्फ इतना पार्ट एक्सेप्ट मान रहे हैं कि हाँ ठीक है उसको इतना ही पता है कि हाँ वो कहाँ वेपन छुपाया है। जैसे अग्नु नगेसिया वाला आप केस पढ़ेंगे कि वेपन कहाँ छुपाया है, उसमें वो क्राइम का एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कातिकालू ओगड़ और देवमन उपाध्याय हो गया, और उसके बाद आप आ जाइए इसमें रिट्रैक्टेड कन्फेशन होती है कि मान लो जैसे संजय दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2013 का केस था, पहले उसने कन्फेशन दी कि हाँ मैंने क्राइम किया है, फिर बाद में मुकर गया, तो उसकी वैलिडिटी क्या होगी, उसको कोर्ट कैसे एज एन एविडेंस लेगा या नहीं लेगा, तो उसको कोर्ट लेगा कोरोबोरेशन के बाद। पहले कोरोबोरेशन करना पड़ेगा कि उसको और भी विटनेस या एविडेंस सपोर्टिव होने चाहिए कि हाँ ये बात जो है ये सही थी, है ना। तो रिट्रैक्टेड कन्फेशन अगर एक बार मुकर गया तो वो बंदा दोबारा उसको कोर्ट एज एन प्रिकॉशनरी मतलब एक्सेप्ट करेगा, ऐसा सजा नहीं दे देगा, ठीक है। फिर सेक्शन 30 जॉइंट ट्रायल, सेम ऑफेंस के लिए जॉइंट ट्रायल, अगर 2-3 लोगों ने मिलकर क्राइम किया है तो उसको जॉइंट ट्रायल, एक की स्टेटमेंट दूसरे को सजा दिलाने के लिए काफ़ी है, और उसका कोरोबोरेशन होना जरूरी है, ये हो जाता है फिर। तो जॉइंट ट्रायल में इंपॉर्टेंट केस है ये बोबोनी साहू वर्सेस किंग, ये आप देख लीजिए 1949 का। कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1952, ये थोड़े लैंडमार्क हो जाते हैं। हारून हाजी अब्दुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1968, ये सब लैंडमार्क केस हैं इस पे। और नार्को एनालिसिस, जैसा मैंने आपको बताया था, सेक्शन जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में नार्को एनालिसिस अगर कर रहे हैं वॉलेंटरली या फिर वो ब्रेन मैपिंग वगैरह कर रहे हैं, जो ट्रूथ सीरम इंजेक्ट करते हैं सच बुलवाने के लिए, तो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का केस है, वो वॉलेंटरली तो अलाउड है, इनवॉलेंटरली ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, बिकॉज वो हिट करेगा आर्टिकल 21 आर्टिकल 20 क्लॉज 3, क्योंकि कोई खुद के अगेंस्ट विटनेस नहीं हो सकता। अगर खुद के क्राइम का विटनेस कोई खुद ही बन जाता है एक्यूज्ड, तो फिर एजेंसीज क्या करेंगी, पुलिस क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगा, वो मतलब फालतू में वो उनको एम्प्लॉय किया हुआ है, उनको साबित करना होगा, है ना, ये उनका काम है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का काम है। वो तो अपने आप को तो कोई बचाएगा, वो थोड़ी अपने आप को कोई कि खुद ही फंसाने आ रहा है या फिर फॉल्स एक्यूजेशन लगा है, तो आपका काम है आप साबित करो, है ना। ये नहीं कि वो खुद ही आके सबूत दे रहा है तो पुलिस क्या करेगी फिर, है ना, तो वाली बात हो जाती है। और सेक्शन 31 एडमिशंस नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट दीज में एक्ट एज स्टॉप कैन एक्ट एज एस्टॉपल। एस्टॉपल सेक्शन 115 एविडेंस एक्ट, वो हम देखते हैं अभी एस्टॉपल क्या होता है, बताऊंगा आपको। सेक्शन 32 में मतलब अगर कोई विटनेस या फिर ऐसे एक पर्सन जिसकी स्टेटमेंट चाहिए वो मर गया है, मिल ही नहीं रहा है, कहीं भाग गया है, पता नहीं, उसको ढूंढने में बड़ा खर्चा हो जाएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा कोर्ट का, या फिर वो ही इज़ डेड, तो अब उसको स्टेटमेंट कैसे बिलीव करेंगे। कॉज ऑफ डेथ सेक्शन 32 क्लॉज सब क्लॉज 1 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डाइंग डिक्लेरेशन आता है इसमें, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट केसेस हैं कुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे और पकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर, ये इंपॉर्टेंट केस हो जाते हैं, 2 लैंडमार्क।
ये आप देख लीजिए। उसके बाद इसमें होता क्या है कि यार ये पुलिस को भी दी जा सकती है, पुलिस, डॉक्टर, किसी को भी, XYZ, किसी को भी दुनिया में। जैसे कन्फेशन थी, कन्फेशन सेक्शन 164 CRPC में सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दी जाएगी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, तभी वो डायरेक्टली एज एन सोल एविडेंस एक्सेप्टेबल होगी। बट सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 में डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी गिवन टू इवन डॉक्टर, नर्स, पुलिस, एनीबॉडी। कन्फेशन सिर्फ, कन्फेशन जैसे पुलिस को अलाउड नहीं थी, पुलिस को दिया आपने तो उसकी वैलिडिटी नहीं थी, बट डाइंग डिक्लेरेशन किसी को भी, प्रोवाइडेड एज हेल्ड इन कुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बॉम्बे। तो उसमें क्या है कि इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, थ्रू आउट दी कंसिस्टेंस होनी चाहिए। मान लो कोई और इसमें मेन डिफरेंस जो आता है इम्पॉर्टेंट की इंग्लैंड में क्या है कि इंग्लैंड में जो जिसको डेथ का मतलब ये है कि हाँ वो मरने वाला है या मरने वाली है, तो उसको अप्रीहेंशन ऑफ डेथ होना चाहिए कि हाँ वो मरी जाएगा उसके बाद, या है ना, तो तभी वो एक्सेप्टेबल होगी, अप्रीहेंशन ऑफ डेथ होना चाहिए। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर वो बंदा बच जाता है तो डेट विल बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ 145 इंडियन एविडेंस एक्ट फॉर कॉन्ट्राडिक्शन एंड 157 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट फॉर कोरोबरेशन, ठीक है, और 162 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसको हम देखेंगे। उसमें भी जो एक्सेप्शन दिया हुआ है। और 164 में जैसे मैंने आपको बताया कन्फेशन एक्सेप्टेबल है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, जुडिशियल कन्फेशन है ना, और एक्स्ट्रा जुडिशियल किसी को भी, उसकी वैलिडिटी कम है। जुडिशियल कन्फेशन 164 में प्रॉपर फॉर्मेट में ली गई, उसकी वो सोल एविडेंस हो सकती है कन्विक्शन की, पूरी सजा दी जा सकती है उस पर। लेकिन इसमें क्या है कि मान लो 4 लोगों को उसने बताया, एक को किसी को डेथ का अप्रीहेंशन था, किसी के अगेंस्ट क्राइम हुआ, जैसे कि वो ब्राइड बर्निंग वाला हो जाता है कि वो लेडी जा रही है, उसने बताया एक को कि इसने मेरे को ऐसा जला दिया, या दूसरे को बताया पुलिस वाले को कुछ और नहीं कि नहीं, बी ने जला दिया। सी को बता दिया उसने वहाँ पे पहुँचते पहुँचते नर्स को, नहीं डी ने किया था ऐसा, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं है, ऐसा वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। कंसिस्टेंट होना चाहिए सेम स्टेटमेंट, तब तो वो वैलिड होगी। क्योंकि ऐसे वो 4-5 मतलब इट मीन्स सी और ही इज नॉट इन हिज सेंसेस, वो अपनी स्टेटमेंट बदल रहा है, गलत अलग अलग लोगों के नाम ले रहा है, तो वो कॉन्ट्रेरी हो गई, सेल्फ कॉन्ट्रेरी हो गई, अपने आप में ही उसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया खुद को, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इट शुड बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट, है ना। 4-5 लोगों को बोलिए, जैसे ही बोलिए कंसिस्टेंट होनी चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 32 हो गया इंपॉर्टेंट, इसका क्लॉज 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप रीड कर लीजिए, है ना। उसके बाद आ जाओ सेक्शन 40, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट रीड करेंगे आप, सेक्शन 300 ऑफ CRPC एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 3। इसमें क्या है कि, और सेक्शन 11 ऑफ द रेस जुडिकेटा, सेक्शन 11 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। ये मतलब क्या है कि एक बार किसी को अगर सजा हो गई या कुछ उसके अगेंस्ट ट्रायल हो गया, उसका प्रूव हो गया, तो उसको दोबारा नहीं करेंगे, है ना। तो इसमें ये कहता है सेक्शन 40 प्रीवियस जजमेंट रिलेवेंट टू बार सेकंड सूट और ट्रायल, मतलब डबल जीओपार्डी वाली बात आ जाती है। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 डबल जीओपार्डी वाली बात आ जाती है। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेक्शन 300 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, वंस एक्विटेड और वंस कन्विक्टेड, दोबारा वो ट्रायल नहीं होगा, है ना। और रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, इनमें क्या है कि वंस अ पर्सन नीमो डेविड वेक्सारी प्रो उना अटेंडम कोसा, तो दोबारा किसी को अगर एक बार वो ट्रायल पे हो गया, उसका प्रूव हो गया ऑफेंस, या फिर वो बरी हो गया, तो दोबारा उसको वो ट्रायल नहीं कराएंगे यार, क्योंकि बार बार सेम ऑफेंस पे, सेम फैक्ट्स पे, प्रोवाइडेड सेम फैक्ट्स थे, नया कुछ एविडेंस फाइंड नहीं हुआ, एविडेंस भी उतने ही अवेलेबल है ना, तो दोबारा उसको परेशान नहीं करेंगे, तो ये वाली बात आ जाती है। तो सेक्शन 40 इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 41 बहुत इंपॉर्टेंट है। 41 रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी, इंसॉल्वेंसी, इन चार चीज़ों में अगर एक बार जजमेंट डिसाइड हो गया तो डेट्स राइट इन रैम, मतलब किसी का तलाक हो गया या किसी को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया कोई कंपनी या फिर ऐसा पार्टनरशिप या इंडिविजुअल, है ना, बिजनेस में, प्रोबेट या प्रोबेट बिल वगैरह का प्रूव हो गया कि हाँ इसके ही अगेंस्ट राइट्स बनते हैं, और एडमिरलिटी जुरिडिक्शन जो लॉ ऑफ सी है, अगर ये प्रूव हो गए तो ये राइट एंड रैम है। अब किसी का तलाक हो गया तो पूरी दुनिया के लिए हो गया है ना, ये नहीं कि आधे लोगों के लिए हुआ आधे लोगों के लिए नहीं हुआ वाली बात है। तो ये 4 राइट इन रैम है। राइट इन रैम मतलब पूरी दुनिया के अगेंस्ट, ठीक है। और राइट इन पर्सोनम होता है कि हाँ मतलब 2 पार्टी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात होती है,
तो ये राइट इन रैम है, पूरी दुनिया के अगेंस्ट वो डिक्लेयर हो गया कि हाँ ये बंदा दिवालिया हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, इसका तलाक वगैरह हो गया है, और ये एडमिरलिटी है, प्रोबेट मतलब उसको एडमिरलिटी जुरिडिक्शन मतलब जो हम लॉ ऑफ सी में आता है, और कि उसने वहाँ पे कुछ ऐसा जो वही पायरेट्स वगैरह का जैसे क्राइम वगैरह हम डिकोड या उसको सजा वगैरह देते हैं ना, कि इसने यहाँ पे इंडियन टेरिटरी में घुस के क्राइम करने की कोशिश की इंडियन वाटर्स में, और प्रोबेट की विल वगैरह प्रूव हो गई है, ही इज़ द लीगल हेयर, है ना, इतना प्रूव हो गया, तो सबके लिए हो गया है, किसी का एक का लीगल हेयर बी है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, ये नहीं कि आधे लोगों के लिए बी है और आधे लोग इंतजार कर रहे हैं कोई और आएगा, ऐसा नहीं है। तो दिस इज राइट इन रैम, ठीक है। और वो 40 वाला याद रखिए, सेक्शन 40 जो मैंने आपको बताया, सेक्शन 40 इसका जो काउंटर पार्ट प्रोविजंस है, सेक्शन 300 सीआरपीसी, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेक्शन 11 सिविल प्रोसीजर कोड, मतलब सिविल प्रोसीजर में वो डबल ट्रायल नहीं चलाएंगे, एक बार अगर प्रूव हो गया तो, है ना, कुछ रेस जुडिकेटा बोलते हैं, और सेक्शन 300 में उसको दोबारा ट्रायल चला के सजा नहीं देंगे, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में डबल जीओ पार्टी दोबारा से उसको तंग नहीं करेंगे, और यही सेक्शन 40 कहता है यहाँ पे। सेक्शन 41 हो गया, सेक्शन 45 फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है ओपिनियन, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट बुलाता है कोर्ट। अब एक्सपर्ट 5 चीज़ों के लिए बुलाते हैं, जो 5, ये मैं बताता हूँ आपको, ये 5 चीज़ों के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन कोर्ट बुला सकता है, और वो कोर्ट पे बाउंड नहीं है, वो जज के ऊपर है, वो एक्सेप्ट करता है, उसको लगता है कि हाँ ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। सेक्शन 35 एक बार देख लीजिए, प्रीलिम्स वगैरह में कई बार आ जाता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट, कि ये जो मुझे याद आता जा रहा है मैं आपको और बता रहा हूँ डिटेल में, जितने मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, है ना, जो एंट्री FIR वगैरह है उसकी वैलिडिटी यहाँ से आती है, सेक्शन 35 से आप ड्रॉ करते हैं, है ना, तो ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद आप आ जाइए सेक्शन 45 पे। 45 में यार लॉ, फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंड राइटिंग और फिंगर प्रिंटिंग और फिंगर जो इम्प्रेशंस है, इन 5 चीज़ों के लिए एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं कोर्ट में, बस इन 5 चीज़ों के लिए, ठीक है, इनको प्रूव करने के लिए ये एक्सपर्ट होते हैं, और इन्हीं की ओपिनियन मतलब कोर्ट जनरली मान लेता है, और कोर्ट को अगर डाउट है तो वो खुद ही मैच करके देख सकता है ना, बट जनरली इन 5 चीज़ों के लिए ही कोर्ट एक्सपर्ट बुलाता है, बाकी लॉयर और जज और विटनेस से प्रूव हो जाती हैं चीज़ें हैं, वो खुद ही कर लेते हैं, इन 5 चीज़ों के लिए बुलाए जा सकते हैं। तो जैसे कि फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग कोई फॉरेन लॉ का एक्सपर्ट है, इंग्लैंड या अमेरिकन लॉ के, जैसे कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरेटिव वगैरह काफ़ी पढ़ा है अपने LLM में, तो मैं एज एन एक्सपर्ट जा सकता हूँ, या फिर माइक्रोबायोलॉजी मैंने ग्रेजुएशन करी है, तो साइंस मतलब पैथोलॉजी वगैरह फॉरेंसिक्स में एज एन एक्सपर्ट जा सकता हूँ। और एक्सपर्ट कोई भी हो सकता है, इवन स्टूडेंट भी हो सकता है, बड़ा स्कॉलर भी हो सकता है, या मतलब ये एक्सपर्ट के लिए ज़रूरी नहीं है उसको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में हेल्ड किया था एक्सपर्ट, मैं बताता हूँ आपको, इसमें आप देखिए, इस स्टेट ऑफ MP वर्सेस संजय राय, है ना, 2014 हो गया, और एक ये अभी वो केस का नाम नहीं मिल रहा है यार, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इवन स्टूडेंट भी एक्सपर्ट हो सकता है, स्कूल स्टूडेंट भी, उसको भी किसी ना किसी चीज़ में तो एक्सपर्ट होगा अपने सब्जेक्ट में, अगर उसको अच्छी कमांड है तो उसको एज एन एक्सपर्ट बुलाया जा सकता है अंडर सेक्शन 45 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। तो अब हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं, साइंस में एक्सपर्ट होगा, साइंस के किसी सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग, मेडिकल या जो भी है, आर्ट में एक्सपर्ट होगा कोई पर्टिकुलर आर्ट में, या फिर हैंड राइटिंग के या फिंगर इम्प्रेशंस के जो फॉरेंसिक वगैरह एक्सपर्ट हो गए, है ना, तो फिंगर या आयरिस वगैरह वो सब। सेक्शन 47 में हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बुलाएंगे, और सेक्शन 47A में जो IT एक्ट से अमेंडमेंट हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर व्हेन रिलीवेंट, ठीक है, तो इस पे 47A ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछ लेते हैं अमेंडमेंट के बाद जो आया था, तो ये प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। उसके बाद ठीक है, आप ये सब ऐसे रीड कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 54 देख लेना एक बार कि प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और उसके बाद आप देख लीजिए 53 ये जो अमेंडमेंट्स आया था 2013 में, ये थोड़ा प्रीलिम्स में आ जाता है। और उसके बाद आप आ जाइए 56, सेक्शन 56 ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जुडिशली नोटिसेबल फैक्ट नीड नॉट बी प्रूव्ड, मतलब इसमें 13 की लिस्ट दी हुई है, आप एक बार रीड कर लेना। 13 फैक्ट्स जो जुडिशरी जो कोर्ट नोटिस में लेगा, उनको साबित करने के लिए ज़रूरत नहीं है कोई गवाह वगैरह बुलाने के लिए, कोर्ट खुद ही उस चीज़ को नोटिस ले सकता है ना। इवन हम पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का भी ले सकता है, रिपोर्ट्स का भी,
ये सुप्रीम कोर्ट में मैंने इस केस पे काम किया था, पहले नहीं ले सकते थे, 2018 के बाद वो भी अलाउड है ना। तो ये हो गया। देन डियर फ्रेंड्स आप आ जाइए, 56 हो गया, जुडिशली नोटिसेबल फैक्ट, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फैक्ट्स एडमिटेड, सेक्शन 58 नीड नॉट बी प्रूव्ड। एक बार फैक्ट अगर किसी ने एडमिट कर लिया उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आप आ जाइए सेक्शन 65, 56 और 58 हो गए। उसके बाद आप आ जाइए ओरल एविडेंस और प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। सेक्शन 59, 60 ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, रीड कर लीजिए। प्राइमरी एविडेंस हो गया 62, सेकेंडरी एविडेंस 63। उसके बाद सेक्शन 65B, 65B बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 65B में एक अमेंडमेंट के बाद इंट्रोड्यूस किया था, IT अमेंडमेंट्स के बाद, है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट केसेस आ जाते हैं, दो काफ़ी पूछ लेते हैं, इसको हर स्टेट पूछ लेता है, दिल्ली हो, MP, राजस्थान, UP, एनी स्टेट। सेक्शन 65B सब क्लॉज 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आप अच्छे से रीड कीजिए। इस पर केस है इन अनवर PB वर्सेस PK बशीर एंड अदर्स, 2015 का केस है। उसके बाद अभी जो नया केस आया है सफ़ी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, 2018, सेक्शन 65B सब क्लॉज 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर किसी के डिवाइस में, कंप्यूटर में, मोबाइल में कोई रिकॉर्डिंग है और उसको एविडेंस कैसे लेंगे, वो बंदा पहले देगा कि ये ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है, इसमें कोई चेंज छेड़छाड़ नहीं करी है, अनडॉक्टर्ड है, वो कोड में ऐसा लिख के देगा, ओनर ऑफ द डिवाइस, ठीक है। ये वाली बात हो जाती है इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत, तो तब उसकी एडमिसिबिलिटी होगी, है ना। सेक्शन 66 फिर नोटिस वाली बात आ जाती है कि एक बंदे को नोटिस दिया कि वो सबूत आपके पास है, दूसरी पार्टी ने, आप उसको लेके आओ, और वो नहीं लाता है, बोलता है मेरे पास तो है ही नहीं, खराब हो गया है, गुम हो गया, तो अब वो बाद में अपने फायदे के लिए लेके आएगा, है ना। जब ट्रायल उसकी तरफ से आर्ग्यूमेंट होगी फिर वो बोलेगा कि अरे मिल गया, है ना, अब इसको लगा लो, तो वो कोर्ट बोलेगा पहले नोटिस दिया था, अब आप निकल लो यहाँ से, भागो, आपको कोई इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये सबूत ख़त्म है, उस पार्टी की एक ही तरफ से नहीं दिया, तो अब आपके लिए भी इसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है, इसको डस्टबिन में फेंक दो, है ना। नोटिस दिया था आपको, एक मौका दिया था, लेके आओ उसको। ये सेक्शन 66 से आता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है। उसके बाद सेक्शन 68, डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रूव करेंगे, है ना। प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। अब किसी डॉक्यूमेंट का अटेस्टेशन जरूरी है, और अगर वो उसको कम से कम एक विटनेस चाहिए, एक विटनेस उसको प्रूव करेगा कि हाँ, जैसे दो जनरली करते हैं ना, एक विटनेस प्रूव करेगा, दो इसलिए करते हैं कि एक को मान लो कुछ हो गया कई बार, है ना, तो वो आके एक विटनेस कम से कम बोलेगा कि हाँ मैंने अटेस्ट किया था, मेरे सामने ये दोनों पार्टी ने ये डॉक्यूमेंट एंटर किया था, है ना, एक्स, और वो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो विटनेस को बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो उसकी एक की भी जरूरत नहीं, एक्सेप्ट बिल, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ जाता है। तो विल के केस में बुलाना पड़ेगा, एक विटनेस फिर भी चाहिए, अगर रजिस्टर्ड है तब भी, वो एक्सेप्शन नहीं है ना, क्योंकि विल काफ़ी मामला इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके लिए लोग क्राइम भी कर देते हैं ना, प्रॉपर्टी हथियाने के लिए। तो ऐसे भी मतलब अजीब अजीब लोग हैं दुनिया में, तो इसलिए कोर्ट काफ़ी एहतियात बरतता है विल के केस में, है ना। वो अपने ही मतलब जो उनके पूर्वज हैं उनके अगेंस्ट भी गलत कर देते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको कोर्ट ने थोड़ा सा और अच्छे से एनालिसिस कर सके, उसका एविडेंसरी वैल्यू उसको प्रूव कर सके, इसलिए 68 में बिल के केस में एक विटनेस तब भी चाहिए, चाहे वो रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है ना, तब तो दो ही चाहिए, नहीं तो रजिस्टर्ड है तब भी एक तो चाहिए, बाकी में रजिस्टर्ड है तो नहीं चाहिए, सिर्फ एक चाहिए, इफ डॉक्यूमेंट इज अनरजिस्टर्ड अदर देन बिल, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए सेक्शन 73, कंपेरिजन ऑफ सिग्नेचर, राइटिंग और सील विद अदर्स एडमिटेड और प्रूव्ड, और प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। 73A अभी IT अमेंडमेंट से आया था, ये थोड़ा पूछ लेते हैं कई बार MCQ प्रीलिम्स में, और 73 हो गया, मतलब ठीक है, प्री के लिए है। 74 डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट आप लेते हो कोर्ट से जनरली, है ना, जजमेंट या किसी की या कोई और भी पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो 76 भी है, मतलब प्री के लिए जनरली इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 79 टू 90A जैसे कि पूछ लेते हैं कि डॉक्यूमेंट 79, 80, 85 ABC, 85 ABC हो गए, 90 और 90A ये थोड़े इंपॉर्टेंट है प्री के लिए जनरली, मेंस में शायद इनसे कुछ पूछ लें कभी कभार। और सेक्शन 83 जैसे मैप, प्लान्स और ये सब अथॉरिटी बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, ये थोड़ा पूछ लेते हैं प्री में ही ज़्यादातर।
सेक्शन 90 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट है ना, तो उसको जेन्युइन मान लेंगे। और 90 5 ईयर ओल्ड है आईटी में, तो उसको मान लेंगे। 91 92 बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी, इसमें मेनली राजस्थान और एमपी पूछ लेता है, बाकी स्टेट इतना नहीं पूछते, बट राजस्थान और एमपी डायरेक्ट पे ही मेनली मेंस का पेपर बनाता है, तो कई बार पूछ लेते हैं। बेस्ट एविडेंस रूल बोलते हैं इसको, कि एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ग्रांट और अदर डिस्पोजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस्ड टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो उसका ओरल एविडेंस नहीं लेंगे। अगर कोई इनमें एंटर किया है, मतलब डॉक्यूमेंट उसका अगर हमने उसको रिड्यूस किया है इन राइटिंग, है ना, तो उसका ओरल एविडेंस नहीं लेंगे, एक्सेप्ट 6 एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड इन सेक्शन 92। आप देख लीजिए कि वो कोई कस्टम था या फिर कोई उसमें कमी रह गई थी, उसको फर्दर को ऐड करने के लिए, या फिर कोई ऐसा एग्रीमेंट था उनका कि हाँ इसका ओरल भी कुछ देंगे, तो ऐसे 6 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। उसी के अलावा अदरवाइज उसका ओरल एविडेंस एक्सेप्ट नहीं होगा। वेस्ट एविडेंस रूल, जो डॉक्यूमेंट एंटर किया था, जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, ग्रांट और डिस्पोजिशन, वही लाना होगा कोर्ट में प्रूव करने के लिए, उसकी वैलिडिटी प्रूव करने के लिए। अदरवाइज और कोई चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ओरली बोल दो कि हाँ वो हमने ऐसा किया था, तो या फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था या एग्रीमेंट एंटर किया था, वो नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा। मतलब आपको ओरिजिनल ही लाना होगा, है ना, या ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी एविडेंस उसकी ओरिजिनल जीरोक्स कॉपी, और फिर वो उसके जो विटनेस जो सामने थे, जो मैंने बोला सेक्शन 68 में एक विटनेस कम से कम की प्रूव करेगा कि ये मेरे सामने एंटर हुआ था। फिर आ जाता है आपका चैप्टर 7, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस और बर्डन ऑफ प्रूफ। सेक्शन 91 92 है, उसका 96 एक बार थोड़ा वो देख सकते हैं प्री के लिए, ज़्यादा है नहीं, है ना, बाकी ठीक है उसमें इतने। सेक्शन बर्डन ऑफ प्रूफ 101, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई होगा, ये कोई क्राइम हुआ है साबित करो भाई, आप बोल रहे हो कि ये क्राइम मेरे अगेंस्ट हुआ है, आप साबित करो, है ना। तो अगर जैसे कि क्रिमिनल ट्रायल में प्रोसिक्यूशन पे होता है कि किसी ने कोई क्राइम किया है, तो प्रोसिक्यूशन पुलिस साबित करेगी हाँ इसने किया है, तो साबित करो, वही सबूत दो, है ना, कि आप बोल रहे हो इसने क्राइम किया है, तो वो प्रोसिक्यूशन पे होगा मेनली, जो पुलिस पे होगा, जो उसका भार है या फिर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि आप साबित करो इस बंदे ने क्राइम किया है कि उसने, है ना, या जो भी अभियुक्त है। और सेक्शन 102 ओनस बोलते हैं। ओनस मतलब जो शिफ्टिंग होता है, जो पार्टी से एक ने प्रूव कर दिया एक पर्टिकुलर फैक्ट किया, इसने ये चीज़ करी है, फिर दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ओनस बोलते हैं, शिफ्टिंग बर्डन ऑफ प्रूफ। सेक्शन 101 में स्टैटिक है, सेक्शन 102 में शिफ्टिंग ओनस बोलते हैं ना। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, स्टैटिक 101 है और शिफ्टिंग 102 है। उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, सेक्शन 11, जैसे मैंने आपको बताया प्ली ऑफ एलिबी। अब एक बंदा बोलता है मैं तो दिल्ली में था नहीं, मैं तो कलकत्ता था, मैंने ये क्राइम कैसे किया बताओ, साबित करो। तो वो उसको साबित करना होगा कि वो कलकत्ता में था, उसको इतना ही साबित करना होगा, अपने आप हो जाएगा। बाकी जब वो दिल्ली में नहीं था तो उसने कहाँ से किया, तो ये पर्टिकुलर फैक्ट मतलब उसकी नॉलेज में था, ये वाली बात आ जाती है। फिर सेक्शन 105 जनरल एक्सेप्शन, जो चैप्टर 4 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, सेक्शन 76 टू सेक्शन 106, स्पेसिफिकली सेक्शन 96 टू सेक्शन 106, जो मैंने आपको बताया जनरल एक्सेप्शंस की सेल्फ डिफेंस वगैरह, है ना, कि उसने तो सेल्फ डिफेंस में किया, वो गलती से उसको चोट लग गई है, उसका जो भी हो गया, है ना, सेल्फ डिफेंस में। जैसे कि KM नानावती वाला केस था, वो बोलता है कि मैंने तो सेल्फ डिफेंस में, या फिर मतलब उसने उसके वाइफ वगैरह या जैसे भी वो उसके अगेंस्ट क्राइम कर रहा है, तो उसने सेल्फ डिफेंस में ऐसा कर दिया, है ना, या हीट ऑफ द मूवमेंट में, तो उसको साबित करना होगा, जनरल एक्सेप्शंस में उसका केस फॉल कर रहा है। तो ये आ जाता है हमारा सेक्शन 105, इसको रीड करेंगे, सेक्शन 96 टू 106 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जनरल एक्सेप्शंस। आप साबित करो कि हाँ भाई आपने क्राइम नहीं किया, आपने अपने बचाव के लिए किया, है ना, आत्मरक्षा के लिए आपने ऐसा किया है, ये आपने डेलिबरेटली किसी के अगेंस्ट क्राइम नहीं किया है, तो आपको उसमें साबित करना होगा। सेक्शन 106 स्पेसिफिकली विद इन नॉलेज, कोई जैसे ट्रेन में बिना टिकट सफर कर रहा है, अब उसको साबित करना होगा कि उसके पास टिकट था, वो बोल रहा है मेरा टिकट उड़ गया, है ना, ये टिकट उड़ गया या कहीं गिर गया, तो साबित करना होगा भाई तुमने टिकट लिया था, वो उसको साबित करना होगा, ये वाली बात है, स्पेसिफिकली विद इन नॉलेज, इस टाइप का। फिर सेक्शन 107 ए पर्सन इज अलाइव विद इन 30 ईयर्स, अब ये बोल रहा है कि वो विद इन 30 ईयर्स कोई अलाइव है, सबको पता है, उसके कुछ सबूत भी हैं, लेकिन अब कोई बोल रहा है कि वो बंदा नहीं है, वो मर चुका है, तो उसको साबित करना होगा, जो बोल रहा है कि वो मर चुका है उसको साबित करना होगा कि आप सबूत लेके आओ, बिकॉज बाकी लोग मान रहे हैं कि हाँ वो अलाइव है ना। तो ये प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ है। सेक्शन 108 प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है, 7 साल से कोई मिल नहीं रहा है और लापता हो गया है, तो उसको मान लेगा, उसको कानून मानता है कि हाँ ही इज डेड, ये प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है, डेड,
कि 7 ईयर से कोई मिल नहीं रहा है तो ही विल बी प्रिज्यूम टू बी डेट, ही और सी वट एवर। सेक्शन 109 ठीक है, लेकिन ना लैंडलॉर्ड, टेनेंट, पार्टनर्स, ये सब इनके भी बर्डन ऑफ प्रूफ की आपने एक बार उसको मान लिया लैंडलॉर्ड, टेनेंट, या मतलब एक ने एक्सेप्ट कर लिया, मान लो कि इसको लैंडलॉर्ड एक्सेप्ट कर लिया, बाद में वो डिनाई कर रहा है कि मैं लैंडलॉर्ड नहीं मानता इसे, तो ही हैज टू प्रूव। बर्डन ऑफ एज टू ओनरशिप 100 सेक्शन 110 इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुड फेथ 111 कि आपने गुड फेथ में काम किया है, वन पार्टी इन रिलेशन टू अनदर, कि एक्टिव कॉन्फिडेंस में था, जैसे लॉयर या डॉक्टर का रिलेशन हो गया है ना, तो गुड फेथ में वो चीज़ हुई है। या फिर जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे एक बंदा है, फादर और सन ने मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया कि अब वो फादर तो डोमिनेशन में है, बच्चे के साथ उन्होंने कर लिया, या फिर ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी है जैसे कि वो संत वगैरह होते हैं कि गॉडमैन वगैरह, उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, मतलब जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में और एक वीक पोजीशन में, तो उसने गुड फेथ में किया था, तो उसको साबित करना पड़ेगा जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, मेरी कोई गलत इच्छा नहीं थी, है ना। मतलब इक्वेलिटी, आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेक्शन 112 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज, कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, एक कंक्लूसिव प्रूफ जो मैंने आपको बताया था 3, है ना। तो 41, 112, 113 एक कंक्लूसिव है, बाकी सेल या में फॉल करेंगे। तो सेक्शन 112 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेजिटिमेट चाइल्ड की लेजिटिमेसी की बात करता है कि चाइल्ड लेजिटिमेट है, बॉर्न आउट ऑफ पर्टिकुलर बेडलॉक। यहाँ बायोलॉजिकल फादर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लीगल फादर की बात कर रहे हैं कि किसी चाइल्ड को इलेजिटिमेट या बास्टर्ड बोलने से बचाने के लिए कोई मतलब बच्चा ऐसा गलत नहीं है, उसको लेजिटिमेट बोलने के लिए जरूरी नहीं है कि वो मतलब अगर बच्चा 1 महीने के बाद भी पैदा हो जाए शादी के, या 1 दिन के बाद भी पैदा हो जाए, तो जिस मैन से लेडी ने शादी की है वो उसका लीगल फादर माना जाएगा। बायोलॉजिकल आई एम नॉट सेइंग हियर, लीगल, लिसन इट अगेन, लीगल फादर, है ना। तो उसको बच्चे को द पर्सन टू हुम द लेडी इज मैरिड, ही विल बी फादर ऑफ द चाइल्ड लीगली। मतलब बच्चे को लेजिटिमेट करने के लिए सेक्शन ड्राफ्ट किया गया है, टूवर्ड्स लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड, है ना ये। और टू प्रोटेक्ट द लेडी फ्रॉम बीइंग, उसको अनचेस्ट बोले कोई, है ना, तो लेडी के भी फेवर में होगा, लेडी की भी रिस्पेक्ट बची रहेगी और बच्चे की भी, है ना। बायोलॉजिकल फादर की नहीं बोल रहा, उसको उस मैन का नाम मिल जाएगा, है ना, तो वाली बात है। तो सेक्शन 112 प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ दैट चाइल्ड। और अगर डाइवोर्स हो गया है तो आफ्टर 280 डेज अगर डाइवोर्स हो गया है ना, तो अगर वो बच्चा पैदा हो जाता है तो विद इन 280 डेज ऑफ द डाइवोर्स, या जो सेपरेशन में रह रहे हैं, डिजर्टेशन, डिग्री ऑफ डिजर्टेशन जो भी है ना जो पास हुई है, तो विद इन 280 डेज अगर बॉर्न हो जाता है आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कोई बच्चा, तो उसी जो लेडी अर्लियर जिस मैन से उसकी वेडिंग थी वो उसका बच्चा माना जाएगा, लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन, है ना। तो ये वाला बायोलॉजिकल यहाँ पे बात नहीं हो रही है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बायोलॉजिकल फादर कोई और भी हो सकता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द लीगल फादर, जो सेक्शन 112 प्रोटेक्ट करता है कि बच्चे को इलेजिटिमेट होने से बचाने के लिए प्रोविजन ड्राफ्ट किया है, क्योंकि गलती बच्चे की नहीं थी, है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट केस हो जाता है नंदलाल वासुदेव वाधवेक वर्सेस लता नंदलाल वाधवेक, ये लैंडमार्क केस है। उसके बाद एक गौतम कुंडू वाला केस लैंडमार्क है। उसके बाद सेक्शन 13A अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन, ये आ जाता है इंपॉर्टेंट। 498A क्रूएलिटी जो इंडियन पीनल कोड है उसके साथ रेड करेंगे। उसके बाद फिर आप आ जाइए सेक्शन 113B प्रिजम्पशन एज टू डावरी डेथ, तो ये सेक्शन 304B ऑफ द इंडियन पीनल कोड के साथ रेड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप आइए सेक्शन 115 लॉ ऑफ स्टॉपल, अगर किसी ने मान लो किसी को भरोसा करा दिया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और मैं इसका ओनर हूँ, और उसने उसको सेल कर दी, या फिर कोई बात बोली और उसको यकीन करा लिया कि हाँ बाय वर्ड्स, एक्सप्रेशन, इम्प्लीकेशन, इशारों से या जैसे भी कि हाँ ये चीज़, ये प्रॉपर्टी मेरी है और मैं इसे सेल कर सकता हूँ, तो बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता। अगर वो सामने वाले ने लॉजिकली मतलब भरोसा कर लिया है आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, तो ही हैज़ टू सेल इट और उस पर उसका राइट हो जाएगा। अब वो चाहे उसका रियल ओनर नहीं था। इसके आप काउंटर प्रोविजन रीड करेंगे सेक्शन 41 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ऑस्टेंसिबल ओनर, सेक्शन 43 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट,
द फीडिंग ग्रांट बाय स्टॉपल। अब किसी के पास मान लो फादर की प्रॉपर्टी थी, अब वो बोल रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और मैं इसको बेच सकता हूँ, जबकि उसके नाम पे नहीं आई थी अभी, लेकिन फादर की डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे आ गई। तो अब जिसको बेची है वो उसको कोर्ट से क्लेम कर सकता है कि इसने बोला था ये प्रॉपर्टी मेरी है ना, क्योंकि अब वो फादर के बाद वो लीगल हेयर है तो उसके पास प्रॉपर्टी आ गई था, वो डिनाई नहीं कर सकता है। वो बोलेगा कि मैं तो नहीं बेच रहा, वो पैसे मैंने उसने खा लिए और बाद में वो धोखा देने वाली बात कर रहा है, तो वो धोखा नहीं दे सकता अब। तो इसको सेक्शन 115 प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एस्टॉपल। मतलब आपने एक बार कोई बात बोल दी और सामने वाले ने मतलब आफ्टर ड्यू इंक्वायरी थोड़ी बहुत इंक्वायरी करनी चाहिए, नहीं कि हाँ मतलब बेवकूफ़ जैसे भरोसा कर लिया, वैसा नहीं, थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए कि हाँ उसने इंक्वायरी की, हाँ इसकी है, उसको पता चला जितना। और एक होता है सेक्शन 28 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। अब कोई बोल रहा है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, उनके साथ उठता बैठता है फर्म वालों के, और उस पार्टनरशिप फर्म के, या फिर वो पहले पार्टनर था बाद में उसने वो फर्म छोड़ दी और उस पर उसने पैसा ले लिया फर्म के नाम पे, उसको बोलते हैं होल्डिंग आउट डॉक्ट्राइन। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सेक्शन में, आपको रिलेट करके ये बता रहा हूँ। होल्डिंग आउट डॉक्ट्राइन सेक्शन 28 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। अब वो पार्टनर था, बाद में उसने पार्टनर वो फर्म छोड़ दी, अब उस फर्म के नाम पे पैसा ले लिया, तो फर्म लायबल होगी। उनको बताना चाहिए था कि मेरा पार्टनर नहीं है ना। अब जिस बंदे से ले लिया वो फर्म से क्लेम कर सकता है कि उनको बताना चाहिए था कि ये नोटिस देना चाहिए था कि अभी हमारा पार्टनर नहीं रहा, और वो फिर भी उस पार्टनर से फर्म के नाम पे लोगों से पैसा ले रहा है ना। तो ये सब मतलब सेक्शन 115 लॉ ऑफ एस्टॉपल इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसी को अगर कोई झूठा बोल के किसी को अपने बातों के वो जाल में फंसा के उससे पैसा ले रहा है, या कोई प्रॉपर्टी ऐसे ही फॉल्सली बेच रहा है और बाद में मना कर दे रहा है कि अरे मैं नहीं दूंगा, है ना, तो वो सब नहीं चलेगा। वो सेक्शन ये प्रोटेक्ट करता है 115। और इसका 115 ईयर, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करेगा राइट्स, मतलब जो इनोसेंट जेन्युइन बोनाफाइड जो पर्सन है जिसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है उसके। और ये लॉ के अगेंस्ट, स्टैट्यूट के अगेंस्ट अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। लॉ ऑफ फैक्ट, लॉ ऑफ इग्नोरेंसी ऑफ फैक्ट कैन बी अलाउड, कि आप फैक्ट से इग्नोरेंट थे, ठीक है चल जाएगा, लेकिन आप कानून के इग्नोरेंट थे, आप बोलो कि मुझे तो कानून का अंदाजा नहीं था, ये भी कानून है हमारे देश का, ये कोर्ट नहीं मानेगा। ये सबको, एवरी सिटीजन शुड नो लॉ ऑफ द लैंड, अपने थ्रू या अपने लॉयर के थ्रू आपको जानना चाहिए। ये नहीं कि आपको पता ही नहीं था ये क्राइम है और आप कर रहे हो कुछ भी, तो वो एक्सक्यूज नहीं दिया जाएगा। इसलिए स्टैट्यूट के अगेंस्ट, लॉ और कानून के अगेंस्ट स्टॉपल अप्लाई नहीं होगा, फैक्ट के अगेंस्ट होगा, ठीक है। तो ये नहीं कि आपने कोई किसी को पीट डाला और बोला कि ग्रीवियस हर्ट भी क्राइम है, मुझे तो पता ही नहीं था, तो आपको सजा मिलेगी भाई, तो वाली बात हो जाती है ना। अब ये क्या आएगी, और यार मैंने फ़ैन भी कम कर रखा है, ये सब एसी वेसी सब बंद कर रखा है, इससे आपको क्लियरली आवाज़ आए मेरी, है ना, तो इसलिए थोड़ी स्वेटिंग भी हो रही है मुझे। तो अब मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ बाकी। देखो उसके बाद आ जाता है स्टॉपल से 115 बहुत इंपॉर्टेंट है। 116 और 17 आप देख लेना, अगेंस्ट टीना एंड, तो 16 में बोला है टीना एंड और लाइसेंसी और बिल ऑफ एक्सचेंज वेली, इतना नहीं। 115 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 118 हु में टेस्टिफाई, कौन सबूत दे सकता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो भी मतलब लॉजिकली बच्चा भी हो वो भी गवाह हो सकता है, अगर उसको समझ आ रही है, क्वेश्चन पूछ रहा है, लॉजिकली आंसर कर सकता है, तो ही कैन बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस। या बहुत ही कोई बूढ़ा इंसान है, या कोई बहुत ही बीमार है, इन्फॉर्म है, इसको समझ नहीं आती, या पागल है, पागल भी अगर कभी कभी सही हो जाता है बीच में, तो वो भी सब गवाह हो सकता है ना, समझ सकता है, मतलब जो क्वेश्चन आंसर समझ सकता है लॉजिकली, एक IQ है उसका ठीक ठाक, वो गवाह हो सकता है। तो कोई भी ऐसा प्रोहिबिटेड नहीं है एक्सेप्ट मतलब, और जो कोई बोल नहीं सकता वो लिख के गवाही दे सकता है, तो सब दे सकते हैं, बस प्रोवाइडेड उसको लॉजिकली समझ आना चाहिए। कुछ बोल रहे हैं वो आंसर कर पा रहा है, ठीक है, ही विल बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस। ये सेक्शन 118 कहता है। उसके बाद सेक्शन 122 कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, हस्बैंड और वाइफ के बीच कम्युनिकेशन जो है डेट्स क्या बोलते हैं इसको, प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। वो जरूरी नहीं है कि वो दूसरों को डिस्क्लोज करना, डेट्स नॉट अलाउड अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो एक कम्युनिकेशन है। टू प्रिवेंट द सेंसिटिविटी ऑफ मैरिज, ये नहीं कि सब बीच में रिश्तेदार वगैरह सब घुस रहे हैं और वो इंट्रूड कर रहे हैं और ख़त्म कर दी, बाहर वाले अड़ोसी पड़ोसी उनके बीच में आना, वो अपना मामला खुद ही सॉल्व करने वाली बात है ना। तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट एविडेंस में नहीं दे सकते कोर्ट में, एक्सेप्ट अगर उन दोनों के पीछे लड़ाई हो जाए, तब की बात अलग है। तो सेक्शन 123 थोड़ा प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। 126 फिर इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, डॉक्टर या लॉयर से झूठ नहीं बोलने का, है ना, वो मतलब बाउंड है, ठीक है, वो आपकी बात किसी को नहीं बताएंगे। डेट्स प्रिविलेज कम्युनिकेशन, क्लाइंट, डॉक्टर और लॉयर के बीच, वो नहीं बताएंगे, आपकी मर्जी के अलावा किसी को नहीं बता सकते, इवन कोर्ट को भी नहीं बता सकते, ठीक है।
प्रोवाइडेड आप कोई क्राइम करने के लिए नहीं बोल रहे कि मैं उसके साथ फॉर्जरी कर दूंगा, आप वकील साहब मेरा साथ दीजिए, ऐसा नहीं। आप करके आए हैं क्राइम, आप मुझे बचा लीजिए, वो वाली बात ठीक है, बचा लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि मैं करने जा रहा हूँ, आप मेरा साथ दो, वो गलत है, वो बता सकते हैं वो। तो बचाओ की आप अपनी बात कर रहे हैं, वो काम हो गया, फॉर्जरी वगैरह आपसे कोई गलती हो गई तो लॉयर आपको बचा लेंगे, वो ठीक है। लेकिन आप लॉयर के साथ ही मिलकर कोई गुनाह करने की सोच रहे हैं तो वो बाउंड नहीं है, तो वो आपकी बात बता सकते हैं कि हाँ आप एक क्राइम करने की सोच रहे हैं, है ना, तो वो आपकी शिकायत कर सकते हैं। बट ये नहीं कि अगर आपने मर्डर भी किया है, आपसे कोई क्राइम हो गया और आप आके बता रहे हैं मुझसे हो गया, मुझे बचा लो, तो वो नहीं बताएंगे, क्योंकि अब वो आपके लॉयर हैं, आपको वो बचाएंगे, है ना। ऐसे डॉक्टर के साथ है। तो प्राइवेसी वाली बात आ जाती है, आर्टिकल 21, है ना, तो वो प्रोटेक्टेड है, वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो उनके साथ आप खुल के बात कर सकते हैं। वो उनको डिस्क्लोज करना अलाउड नहीं है, आपके और उनके बीच ही है प्राइवेसी वाली बात। और उसके बाद आप आ जाइए सेक्शन ये 129 देख लेना, वही कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर्स, जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हो गई थी 126 में। 133 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अकम्प्लिस मतलब सह अपराधी। अब अकम्प्लिस कौन है? जिसने आपके साथ में मिलकर क्राइम किया है, तो उसका 114 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 114 प्रिजम्पशन इलस्ट्रेशन बी देखिए आप, है ना, तो उसमें आएगा कि कोरोबोरेशन, इसमें हारून हाजी अब्दुल्ला वाला केस है, कोरोबोरेशन होगा तब उसको, वैसे तो सोल टेस्टिमनी भी थ्योरेटिकली मतलब है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला एज ए रूल ऑफ क्यूशन, मतलब किसी को गलत सजा ना हो जाए, इसलिए एज ए रूल ऑफ क्यूशन सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन बी मतलब कोरोबोरेशन जरूरी है, तभी से अपराधी अगर मान लो एक की स्टेटमेंट, जैसे मैंने बोला सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, 2 लोगों ने 4 लोगों ने 10 लोगों ने मिलकर क्राइम किया, अब एक गवाही दे रहा है, वो सरकारी गवाह बन गया, तो उसकी गवाही पे बाकी सबको सजा ना मिल जाए, है ना, मिल जाएगी वैसे, लेकिन अब उसको टू बी क्यूसियस कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा सिर्फ अपने फायदे के लिए कि मैं बच गया, सेक्शन 306 ऑफ सीआरपीसी में उसे तो माफ़ी मिल जाएगी, सरकारी गवाह बन गया, लेकिन बाकियों को फंसा रहा है, तो वैसा नहीं हो, है ना, अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा है, सच्चाई बोल रहा है, तो उसको कोरोबोरेट करना है, मतलब और भी सबूत चाहिए, और भी गवाह चाहिए थोड़े, तो एज अ रूल ऑफ क्यूशन उसको प्रैक्टिकली किया जाता है। अदरवाइज सोलली भी वो उसके टेस्टिमनी पे कन्विक्शन किया जा सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट सेड कि इट शुड बी कोरोबोरेटेड, है ना, एज अ रूल ऑफ क्यूशन। तो सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन बी ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में वो दिया हुआ है, रूल ऑफ क्यूशन वाली बात, हारून हाजी अब्दुल्ला वाला केस हो जाता है। और एक सेक्शन 134, अगर एक अच्छा आदमी है सोसाइटी में, उसकी अच्छी इज्जत है, तो ये नहीं है कि 50 लोग चाहिए गवाही देने, सिर्फ एक की गवाही पे भी सजा हो सकती है, और 100 लोगों की गवाही पे भी सजा नहीं हो सकती। अब वो 100 के 100 ऐसे ही थे, मतलब कुछ भी बोलते हैं, है ना, 100 थे, 500 थे, 10,000 थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ढंग का इंसान जिसकी सोसाइटी में रेपुटेशन है और अच्छा इंसान है, खुददार और रेपुटेड, समझ रहे हो, अगर वो गवाही दे दे किसी के अगेंस्ट तो सजा मिल जाएगी, प्रोवाइडेड कि वो एक अच्छा इंसान है, उसकी अच्छी रेपुटेशन है और वो ऐसे किसी को झूठा नहीं फंसाता और उसका एविडेंस काउंटर नहीं हो पा रहा है। तो ये सेक्शन 134 कहता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कई बार आ जाता है। और 50 लोग आ रहे हैं, 500 लोग आ रहे हैं, गवाही दे रहे हैं और वो सब फालतू की बातें कर रहे हैं, उनकी कोई क्रेडेंशियल्स है नहीं, कुछ भी समाज में कुछ भी फालतू अनाप शनाप कुछ भी बकवास करते हैं, तो वो नहीं होगा, है ना। फिर 136 इंपॉर्टेंट हो जाता है, जज एडमिसिबिलिटी डिफाइन करेगा किसी एविडेंस की। 141 इंपॉर्टेंट हो जाता है, लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जाएंगे? सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में, है ना, 143 में दिया हुआ है। और ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा? जो 3 टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन, इसका ऑर्डर दिया हुआ 138 में, इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार आ जाता है। तो ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन होगा सेक्शन 138 में जैसे दिया है, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन, एंड लीडिंग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ओनली इन क्रॉस एग्जामिनेशन। लीडिंग क्वेश्चन मतलब जो येस या नो में जो शॉर्ट टाइप से पूछे जाते हैं कि यहाँ क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ में ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ठीक है। तो ये लीडिंग क्वेश्चन मतलब ये आपको एक बता रहा है कि एक आइडिया दे रहा है कि हाँ मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना, जैसे कि कोई मतलब क्लोज एंडेड या यस या नो में उसका आंसर जनरली होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, वो लीडिंग क्वेश्चन होते हैं। फिर 145 मतलब प्रीवियस स्टेटमेंट क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। 145 FIR वगैरह में कुछ और बोला था, पहले एक स्टेटमेंट दी थी, अब उसी को मतलब वो स्टेटमेंट मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो उसकी एविडेंस पे वैल्यू खत्म हो जाए या फिर रखी जाए, वो सब डिसाइड होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी, है ना।
क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन 146 से डील करता है। इंडेसेंट है या नहीं है, स्कैंडलस, तो कोई फालतू क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है कोई लॉयर या फिर कोई ऐसे, है ना, तो वो 151 में प्रोहिबिटेड है। और फिर होस्टाइल विटनेस, अब विटनेस बुलाया था अपने लिए, अपने हमारे लिए गवाही देगा पार्टी ए ने, और वो उस बी के फेवर में गवाही दे रहा है, मतलब वो क्या बोलते हैं, वो बागी हो गया है, फिर हॉस्टाइल हो गया है ना, मुकर गया विटनेस, अब उसी के खिलाफ ही गवाही दे रहा है जिसने बुलाया था, यार मेरा विटनेस है, तो उसका तो रहा नहीं ना, तो उसकी एविडेंसरी वैल्यू भी ठीक है, इंडिया में रिलाई करते हैं कि तो कोरोबरेशन होगा उसका भी 157 में, है ना, फर्दर एविडेंस चाहिए, उसके भी डिस्कार्ड नहीं कर देंगे, कुछ पार्ट रिलाई कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन या डिफेंस। इम्पीचमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ विटनेस 155 में 3 तरीके से की, या तो उसने कोई ब्राइब वगैरह ले लिया, घूस ले लिया है ना, या फिर वो अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट से ही गलत स्टेटमेंट दे रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी मुकर गया है। और एक और तरीका जो है इसका मैं आपको बताता हूँ, इस 3 तरीके से इम्पीच कर सकते हैं। एक तो उसने ब्राइब ले लिया है, या फिर वो अनवर्थी ऑफ क्रेडिट है, मतलब कोई बोलता है कि ये तो फालतू कुछ भी बोलता है ना, उसको कोई साबित कर दे। अब उससे पहले वाले से नहीं पूछा जाएगा कि वो फालतू कुछ भी बोलता है, बट ये कि हाँ भैया अब आप बताओ क्रॉस एग्जामिनेशन में बाद में कि वो कैसे बोलता है, उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी, उसकी समाज में कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी बोलता है, मतलब एक रिस्पेक्टेड पर्सन नहीं है, अनवर्थी ऑफ क्रेडिट है, या फिर उसने कोई पैसे वैसे ले लिए हैं झूठ बोलने के लिए दूसरा, या फिर वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, पहले स्टेटमेंट कुछ और दी थी अब कुछ और दे रहा है। और एक ये मसरा रेप केस के बाद हटा दिया, जो पहले प्रोसिक्यूट्रिक्स की स्टेटमेंट होती थी कि वो सी इज नॉट ऑफ गुड कैरेक्टर, इमोरल कैरेक्टर, वो डिलीट हो गया। अब 3 ही ग्राउंड है, ठीक है, 155 में इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेसेस, विटनेस की टेस्टिमनी डिस्कार्ड कर दो, ये किसी काम का नहीं है, फालतू की बातें कर रहा है मतलब, और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसकी टेस्टिमनी पे किसी को सजा नहीं दी जा सकती, या केस डिसाइड नहीं हो सकता, इस तरह से उसकी टेस्टिमनी को डिस्कार्ड कर देंगे 155 में, इन 3 ग्राउंड पे, या तो पैसे लिए हो, या फिर वो भरोसेमंद नहीं है, या फिर वो अपनी प्रीवियस टेस्टिमनी या तो पहले झूठ बोल रहा था या अब झूठ बोल रहा है, कैसे भरोसा करेंगे, है ना, तो उसको हटा दो। फिर सेक्शन 159 आ जाता है रिफ्रेशिंग द मेमोरी। तो ये रिफ्रेशिंग मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो पुराना केस चल रहा है 10, 15, 20 साल से, 5, 6, 7, 8 मतलब पुराना हो गया, वो भूल गया है, तो उसको पुरानी स्टेटमेंट दिखाई जाएगी कि मैंने पहले स्टेटमेंट दी थी, भाई देखो पुलिस के पास ये है, एक बार पढ़ लो, अपना याद कर लो क्या हुआ था, है ना, क्योंकि अब वो हमेशा थोड़ी कोई उसी को याद करता घूमने और भी काम होते हैं लोगों के पास, अपना लाइफ कैरियर बहुत चीज़ें होती है, सिर्फ केस का वो गवाही थोड़ी हमेशा याद रख के घूमेगा। तो उसके बाद 165 पावर ऑफ जज टू पुट क्वेश्चन और टू ऑर्डर प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस वगैरह, तो कोई भी लॉजिकल या फिर जो भी रीजनेबल है वो जज पूछ सकता है, रेलिवेंट है, स्कैंडलस वगैरह वो भी, वो जो अलाउड नहीं है 151 में बार्ड है, या फिर 146 में वो नहीं पूछेंगे। बाकी एविडेंस या फिर मंगाना या फिर कोई रेलिवेंट क्वेश्चन पूछना, तो डेट्स इवन जज क्रॉस एग्जामिन भी कर सकता है, एग्जामिन चीफ टाइप से भी पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो उसको बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ डिसाइडिंग ऑफ दिस केस फॉर डिलीवरिंग द जस्टिस, जो भी सही लगे, तो उस पर कोई बार्ड नहीं है, मतलब उसको न्याय करने में जैसे भी हेल्प मिले तो वो कुछ भी क्वेश्चन पुट कर सकता है किसी भी पार्टी से, इवन लॉयर से भी, है ना, तो वो अलाउड है। और सेक्शन 167 नो न्यू ट्रायल, दोबारा ट्रायल नहीं होगा। अगर वो कोई सबूत, मान लो हम एक्स्ट्रा किसी की गवाही ले लें और सबूत लगा दें, तो जजमेंट अगर किसी को सजा हो गई है और उतनी सजा लगभग बन रही है, ऊपर नीचे वो एक्विट नहीं हो रहा है, सजा कम ज़्यादा नहीं करी जा सकती, कुछ नया मतलब मटेरियल फाइंड नहीं हुआ है, तो दोबारा ट्रायल करके टाइम बर्बाद नहीं किया जाएगा कोर्ट का और पार्टीज का भी, ठीक है, वो इररिलेवेंट था, दोबारा उसके लिए ट्रायल नहीं होगा, ये 167 कहता है ना। तो इम्प्रॉपर एडमिशन या रिजेक्शन से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, मटेरियल मतलब एविडेंस नहीं था या वो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोबारा ट्रायल नहीं करेंगे, तो डेट सफिशिएंट की जो पुराना ट्रायल हो गया इतना ही सफिशिएंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन एविडेंस एक्ट डियर फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से पढ़िए, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यही सब इसमें पढ़ना होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट की हमने कंप्लीट सर्जरी कर दी है और इसको डिटेल में आप जाके थोड़ा सा और रीड कर सकते हैं, और बाकी हम कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मतलब इतना भी आप समझ जाएंगे तो आपका प्री तो कोई ईयर रुकेगा नहीं, मेंस में भी बहुत हो गया, इंटरव्यू के लिए भी हो गया, मेंस में जो राइटिंग के लिए वो मैं आपको बता दूंगा, प्री और इंटरव्यू के लिए इतना सफिशिएंट है इंडियन एविडेंस एक्ट, इट्स ऑल डन, हमने कंप्लीट इंडियन एविडेंस एक्ट की सर्जरी कर डाली आज, है ना। तो इतना ही है इंडियन एविडेंस एक्ट, जो मेन सेक्शंस वगैरह से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी केस लॉ या प्रोविजंस है, जो मैंने आपको सब बता दिए। तो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग स्टडी क्लोज एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर।